मुझे हिंदी में भाषण देने के लिए थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आदरणीय राहुल जी, 3 साल के पहले ये कास्ट सेंसस के लिए केंद्रीय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश में बीजेपी लोगों के सामने ओबीसी को न्याय देने के लिए ये कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। उसके लिए राहुल गांधी जी ये काम शुरू किया। आप लोगों को मालूम है, इस देश में 50% के ऊपर हमारा ओबीसी भाई बहन है। उनको आरक्षण कितना मिल रहा है? कुछ प्रदेश में 20%, कुछ प्रदेश में 15%, उनको 27% रिजर्वेशन पूरा देश में नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार में नहीं मिल रहा है। अभी आपको मालूम है, ये ओबीसी लोगों को 50 साल में उनको अन्याय हो रहा है। राहुल जी ने कास्ट सेंसस शुरू करने के समय में, उसके बाद बात करने के समय में मोदी जी ने क्या बताया, बीजेपी लोग क्या बोला, आरएसएस लोग क्या बताया। राहुल जी जात का नाम पर देश को टुकड़ा करने के लिए काम शुरू किया। ये कांग्रेस पार्टी ने ये काम शुरू किया। उसको केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार मना कर दिया। अभी राहुल गांधी जी दबाव डालने के बाद आज कास्ट सेंसस को मोदी सरकार उन्होंने अनाउंसमेंट किया। ये राहुल गांधी जी का विक्ट्री है। राहुल गांधी जी को पूरा हम सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान देना पड़ेगा, नहीं है, देना पड़ेगा। अभी इस देश में 50% के ऊपर ओबीसी लोग हैं। केंद्रीय सरकार में कितना सेक्रेटरीज है? 250 सेक्रेटरीज है। केंद्रीय सरकार में सिर्फ 3 है, 3 सेक्रेटरीज है ओबीसी का। 90% के ऊपर अपर कास्ट है। 3% अपर कास्ट को 90% सेक्रेटरीज मिल रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारा देश में ओबीसी का बजट कितना? 2000 करोड़ रुपया, केंद्र सरकार का पैसा 2000 करोड़ रुपया। अभी यहां केंद्रीय सरकार में एससी एसटी का, एससी को, शेड्यूल कास्ट लोगों को ये कंपोनेंट प्लान, डेवलपमेंट कंपोनेंट प्लान 120 करोड़ है। एससी को 70 करोड़ है। अभी ओबीसी को कुछ नहीं है। ओबीसी लोगों को प्रदेश में विकास के लिए, रोड बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजली के लिए कोई पैसा नहीं है ओबीसी लोगों का। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी लोगों को, गरीबी लोग कितना है? 180 मिलियन लोगों में 70 मिलियन लोग गरीबी लोगों को, गरीबी रेखा नीचे है ओबीसी। उनको क्या मिल रहा है? उसके लिए संसद में मैं, हरिप्रसाद जी, हनुमंत राव जी, सारा संसद सदस्य इकट्ठा करके नेशनल काउंसिल फॉर ओबीसी के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ बात किया। मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना जरूरी है। मैडम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बता के हमारा
नेशनल काउंसिल फॉर ओबीसी बनाया। आज उसका 5 मेंबर का है, चेयरमैन और 4 मेंबर है। ये चेयरमैन आज क्या स्थिति है उसका? 5 मेंबर नहीं है, सिर्फ चेयरमैन और 1 मेंबर है। मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया। हम पार्लियामेंट्री पार्टी फॉर ओबीसी हम बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया ओबीसी को विकास के लिए, उनको मोदी सरकार ने दबाव में डाल दिया। बीजेपी आरएसएस ओबीसी को खिलाफ है, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए उनको मन नहीं है। ये अपर कास्ट पार्टी है। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आदरणीय राहुल जी के साथ साथ हम लड़ाई लड़ना जरूरी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप लोग राहुल जी के साथ ये ओबीसी को विकास के लिए, ओबीसी को काम करने के लिए, ओबीसी को नौकरी मिलने के लिए, ओबीसी को पढ़ने के लिए राहुल जी के साथ लड़ने के लिए तैयार है? आप लोग तैयार है? हाथ उठा के बोलिए सब लोग, हम लोग तैयार है। धन्यवाद, जय हिंद। दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में जो ओबीसी का सम्मेलन किया गया है, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि ओबीसी समाज में एक निश्चित ऊर्जा संचार होने का मौका मिला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर इरफान अंसारी जो झारखंड से स्वास्थ्य मंत्री हूँ, हमारे झारखंड में 18% जो आबादी है, अल्पसंख्यक अंसारियों की जो आबादी है, इसको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये तो टायर बनाने वाला कौम है, पंक्चर बनाने वाला कौम है। और उसी कौम में आज देखिए राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया इस समाज को एक मंत्रालय दिया झारखंड में, जिसके कारण आप देखिएगा झारखंड में हम लोगों ने भाजपा के रथ को रोकने का काम किया। हम आप सबको यकीन दिलाते हैं कि ये रथ रुकेगा नहीं। हम लोग बिहार भी जाएंगे और बिहार में हमारे समाज 26% हमारा समाज है, इसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे कि देश का दुश्मन यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, इस समाज के यदि कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसकी लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हम लोगों को मिलकर इसका साथ देना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा, एक शेर के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूँगा। तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, अरे तू जितना समझत है उतना महान थोड़ी ना है, और तू चाय बेचने वाला है मसीहा थोड़ी ना है, मसीहा थोड़ी ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जोहार। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे भी सौभाग्य मिला ओबीसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहने के लिए करीबन 3 साल के लिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जातीय जनगणना को एक मुद्दा बनाया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया, और उनको सदन में राहुल जी ने कहा था कि इसी सदन में जातीय जनगणना होगी, और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि जातीय जनगणना इसी सदन में और अभी होगी। इससे बड़ा जीत मैं समझता हूं हमारी हो नहीं सकती है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, अभी तेलंगाना में, झारखंड में वहाँ पर आरक्षण को बढ़ाया गया। जब तक आर्टिकल 164 जिसका शेड्यूल 9 है, जब तक उसको अमेंडमेंट नहीं करेंगे, आप कितने ही लेजिस्लेशन पास कर दीजिए। इसलिए दबाव डाला जाए केंद्र सरकार के ऊपर कि जो 164 आर्टिकल 164 है उसके शेड्यूल 9 को लागू किया जाए, तभी जाकर जो 50% की दीवार है वो तभी टूट सकती है जब शेड्यूल 9 को करें। मैं राहुल जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई दीवार 50% की तोड़ेगा आरक्षण की, तो राहुल गांधी जी तोड़ेंगे। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। आज न्यायालय में 4%, आज क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए है। मैं चाहता हूँ कम से कम 12 लाख रुपया होना चाहिए। आज जितनी भी संपदाएं हैं वो पूंजीपतियों के पास है। आज जितने भी जो पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो, ऑर्डिनेंस हो, बीएमएल हो, एचएल हो, वो आज पूंजीपतियों के हाथ में आ गया है।
इसी तरीके से जितने भी ठेके हैं, चाहे वो हाईवे का हो, डैम का हो, रेलवे का हो, इरिगेशन का हो, सब पूंजीपतियों के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं ओबीसी अगर एक हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं एसटी, ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी को उसको अधिकार मिले, तो आपको एक होना पड़ेगा। नीट के एग्जाम के अंदर हमें आरक्षण नहीं मिलता, जो वैकेंसी खाली रह जाती है और जहां भरने की बात हो जाती है, तो जब ओबीसी का नंबर आता है तो कह दिया जाता है NFS नॉट फिट फॉर सिलेक्शन। अंत में स्कॉलरशिप की बात हो, हॉस्टल की बात हो, ये सब बातें होनी चाहिए। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे जो काम राहुल गांधी जी ने एक समाजी योद्धा के बारे में किया है, उनको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। Most respected leaders of OBC Council, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ രണ്ട് വാക്ക് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അത് സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ന് ശ്രീ രാഹുൽജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള OBC-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ആ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ തെലങ്കാനയുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ രേവന്ത് റെഡ്ഡിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ നടപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സത്യത്തിൽ ആ വിശദീകരണങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധ്യം വരും എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും രാഹുൽജിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നടപ്പാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുതന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പുതിയ വിധിയെഴുത്തിന് അവസരം ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനവസരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട OBC-യുടെ നേതാക്കന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ, എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏവരോടുമൊപ്പം ഒരു OBC പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.